साथियों नमस्कार। मैं उपस्थित हुआ हूँ आज प्रोग्राम है डॉक्टर एल.पी. लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में। आज जो स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज बहुत सारे काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं। ये सब जो आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का, किस पर्पज़ से कराया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और सर जो शिक्षा जो आज हमारे समाज में बराबर नहीं है, बराबरी का अधिकार नहीं है, उस पर क्या सर कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ चैनल का। और आपके नाम में ही एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है कि महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो हमारा जो आज का समाज है उसकी समस्या ये नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं। समस्या ये है कि बच्चों का सांस्कृतिक परिवेश कैसा बन रहा है, वो किस माहौल में विकसित हो रहे हैं। उन्हें अपने आसपास की चीज़ों का नहीं पता है। घर में गमले लगे हैं, उन पौधों के नाम नहीं पता हैं। मकान बन रहा है लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते हैं कि मकान के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होता है और एक मिस्त्री जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग में आ रही है। तो दरअसल सांस्कृतिक मूल्यों का पतन सबसे बड़ी समस्या है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बच्चों की काउंसलिंग। बच्चे माता पिता के बहुत दुलारे होते हैं। 30 सालों का विद्यालय का अनुभव हमारा ये कहता है, और उसके अलावा 30 सालों का शिक्षा का अनुभव, कि वैसे तो एक कहावत है कि बच्चा द चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द किसेज ऑफ मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। बच्चा नागरिकता की जो पहला पाठ सीखता है वो माता के दुलार से और पिता के देखभाल से सीखता है। लेकिन ये दुलार और देखभाल कभी कभी घातक बन जाती है, क्योंकि हमारा मन नहीं मानता है बतौर माता पिता कि मेरा बच्चा कोई गलती कर रहा है। हम अपनी सारी जितनी भी कमाई है, जितने भी अपनी उपलब्धियां हैं, वो ला के बच्चे पर उड़ेल देते हैं। कभी कभी वही बच्चे की दिशा बदल देती है। जो काम माता पिता नहीं कर पाते हैं वही काम कभी कभी विद्यालय के शिक्षक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एक अनुशासन होता है, शिक्षक का एक डर होता है, एक साथियों के साथ एक कल्चर होती है कि अगर सभी सीधे बैठे हैं तो हम टेढ़े नहीं बैठेंगे, लेकिन घर में वो टेढ़ा ही बैठेगा। मोबाइल का प्रयोग यहाँ वर्जित होता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें, गहने पहन के आना वर्जित होता है। बाल रखने का एक खास सलीका सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को संवारती हैं और धीरे धीरे बच्चा उसमें रच बस जाता है, ढल जाता है। तो कुल मिलाकर के एसपीडीपी कार्यक्रम एक अनोखा इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमने अपने शैक्षणिक जीवन में देखा नहीं। काश हमें भी कोई ऐसा बचपन में विद्यालय मिलता जहाँ पर कि व्यक्तित्व के विकास की विधाएँ सिखाई जाती, यहाँ पर कि हमें लोगों के बीच में बचपन में ही बोलने का मौका मिलता। बहुत से बच्चे कुंठित रह जाते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता से बच्चियाँ अपना दर्द नहीं बयां कर पाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, ये भी इसीलिए होता है कि उनकी झिझक नहीं खुलती है। हम विज्ञान के जरिए, राजनीति के जरिए, भूगोल के जरिए, अर्थशास्त्र के जरिए, बायोलॉजी के जरिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के जरिए, मॉडल्स के जरिए जीवंत ज्ञान की शिक्षा देते हैं और इसको एक गुरुकुल का रूप देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पूरे समय मैं इसलिए मौजूद रहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो इन बच्चों में बांट दूँ, क्योंकि कहा गया है व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जितना भी खर्च करो उतना भी बढ़ती है। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भाई बांट सकता है। तो ज्ञान सबसे वितरण की चीज़ है और हर बच्चे में हम अपना एक डुप्लीकेट चाहते हैं कि पहली बार वो कंपटीशन दे, सफल हो, माता पिता का नाम रोशन करे और हमें भी गर्व से भर दे कि हमने जो ज्ञान दिया वो काम आ गया। सर एक क्वेश्चन और है आपसे। सर जो बहुत पुअर लोग जो होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, तो सर जैसे आपके विद्यालय में उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं सर? इस विद्यालय में 700 के लगभग बच्चे हैं जी। बेसिकली ये विद्यालय अनाथालय के रूप में खुला था। हम 3 भाई हैं और बड़े भाई आईएएस, दूसरे पीसीएस और मैं पब्लिक सेक्टर में यूपी का प्रमुख रहा। और हम तीनों लोग एक ऐसे गरीब परिवार से आते हैं कि हम लोगों को खुद ठीक से पिताजी खिला नहीं पाते थे
और पढ़ा नहीं पाते थे। हमको वो दर्द पता था, इसलिए पिताजी की मृत्यु के बाद हमने ये विद्यालय हम लोगों ने एक स्मारक के रूप में ट्रस्ट बना के खोला। और कभी भी यह भावना नहीं थी कि यहाँ किसी से शुल्क लिया जाए और उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो गरीब और अनाथ हैं। इस समय भी 104 बच्चे हमारी गिनती के अनुसार ऐसे हैं जो कि अनाथ हैं, जिनके पिता नहीं हैं, माता नहीं हैं, बाबा नहीं हैं, कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है परिवार में। हम उनका नाम गोपनीय रखते हैं क्योंकि उनकी निजता का प्रश्न होता है, लेकिन इस मंच पे भी बहुत से ऐसे बच्चे बोल रहे थे। उनको देख के मुझे बड़ा गर्व लग रहा था कि ये अनाथ बच्चे भी अंग्रेज़ी में अपनी बात को धड़ल्ले के साथ बोल ले रहे हैं और इनको कभी ये म्लान नहीं होगा कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ नहीं है। फ़ीस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने 8-10 साल बाद तब रखा जब यहाँ बड़े बड़े लोगों ने बहुत दबाव बनाना शुरू किया। यहाँ CMS के टीचर्स बुज़ुर्ग आ गए थे जब यह ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा था, तो फीस इसलिए रखना पड़ा कि भीड़ को रोकना था और उनसे तो पैसा लिया जाए जो दे सकते हैं। तब ये फ़ीस का प्रयोग शुरू हुआ और आज भी हम यह मानते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है हमारे यहाँ, वो किसी भी नामचीन स्कूलों में 2,500 से 3,000 रुपये उसकी नॉर्मल फ़ीस है और अधिकतम फ़ीस 7,500 और 8,000 रुपये है। हमारी जो न्यूनतम फ़ीस है वो 950 रुपये है और अधिकतम फ़ीस 1,250 रुपये है। तो अभी भी हम आधे मूल्य पर ही वो शिक्षा दे रहे हैं जिसमें सारी टेक्नोलॉजी है, सारा विज्ञान है और टीचर्स हमारे 35 शिक्षकों का इंटरव्यू लेकर तब एक का हम नियुक्ति करते हैं, बाकायदे रिटर्न परीक्षा कराते हैं। और मेरे पास कोई और काम नहीं है। जैसे विद्यालय चलाने वाले बहुत सारे काम करते रहते हैं, उनके बहुत उद्योग होते हैं, राजनीति से जुड़े लोग होते हैं। हम लोगों के पास अपनी नौकरी थी, ईमानदारी की कमाई थी और जो कुछ भी योगदान गार्जियंस देते हैं उसको हम इसी में लगा देते हैं। ये भी लाखों रुपए का कार्यक्रम है और ऐसी कई SPDP पूरे साल में होंगी। बच्चे का व्यक्तित्व निखरेगा लेकिन विद्यालय इसके लिए कभी कोई चार्ज नहीं करता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पूरे साल करते रहते हैं। स्वाधीनता दिवस हम 2 दिनों तक कराने जा रहे हैं जिसमें पूरा विद्यालय, ये 700 बच्चे 2 पार्ट में 14 और 15 को भाग लेंगे और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ देंगे, वो भी एक अलग होंगी। तो हमारा प्रयास यही है कि ऐसे गरीब अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और ऐसा कोई भी अगर आता है और बच्चा योग्य होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और यह भी हम आपको बता दें कि 2-4 लोग और भी समाज के जुड़े हुए हैं, हम लोगों के मित्र ही हैं जो रिटायर्ड हैं या किसी अच्छे पदों से निकले हैं, वो भी अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा इसमें लगा देते हैं, समय समय पर बस्ता दे देते हैं, ड्रेस दे देते हैं। 103 या 6 बच्चे हैं इस समय जो इस प्रकार की शिक्षा पा रहे हैं। नई नीति बनाई थी शिक्षा पे, तो जैसे सरकारी विद्यालयों में सर उनकी फीस ज़्यादा होती है शिक्षक की और प्राइवेट में कम होती है, मगर शिक्षक के प्राइवेट स्तर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत ही सुलगता हुआ प्रश्न आपने किया। तो वो बहुत उनकी सैलरी ज़्यादा अधिकतम होती है मगर शिक्षा वहाँ पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, उनकी सैलरी टीचरों की कम होती है। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यह कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हम लोग सरकार में ही रहे हैं, पूरा परिवार, पत्नी अभी भी हैं सेवा में, तो हम लोगों को या सरकारी सेवकों को, शिक्षकों को शिक्षा के अलावा बाकी सब काम दिया हुआ है। वो बेचारे गली गली BLO बन करके, मतदान अधिकारी, ये वो पूरे साल उनका शैक्षणिक जो कैलेंडर है उससे अलग काम दिए हुए हैं। वो बेचारे करें क्या, उनकी योग्यता घिस जाती है, कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। निजी विद्यालयों में क्या होता है, जो हमारे संसाधन होते हैं, अगर हमारे पास, हमारा जैसे अपना नियम था कि जब 50,000 रुपये आते थे तो हम 50,000 प्लस अपने पास से 25,000 मिला के 75,000 सैलरी बांटते थे। आज अगर 5 लाख रुपए आ रहे हैं तो हम 4 लाख सैलरी में बांट रहे हैं। 1 लाख रुपए इंफ्रा में हम लगा देते हैं, इन बच्चों के कार्यक्रमों में लगा देते हैं। ऐसे ही और भी स्कूल हैं जिनकी करोड़ों में आए हैं, हम लोग लाखों में हैं। और उनके यहाँ हम देखें तो पॉम्प एंड शो ज़्यादा है। ये किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन और दिखावे से शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। शेक्सपियर की एक बहुत मशहूर लाइन है, ये सबको सर बच्चे तक जानी चाहिए। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कथा है जिसमें झूठी तड़क भड़क और दिखावा बहुत ज़्यादा है और जिसका कोई अंत में, अगर अंतिम रूप से व्यक्ति अंतिम छोर पर सोचे तो कोई मतलब और मायने नहीं होता है। अर्थात
कि हम शिक्षकों की सरकारी विद्यालयों में भर्ती तो होती है, लेकिन उनको शिक्षा का समय नहीं दिया जाता है। निजी विद्यालयों में हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हमारा एक एक बच्चा लाजवाब बने। हमारी उत्तर प्रदेश में रैंकिंग 8वीं है सरकार द्वारा, और उसका शायद कारण यह है कि गरीब घरों के मज़दूरों के मिस्त्री के बच्चे यूपी बोर्ड में 8वीं पोजीशन लाते हैं। इंग्लिश मीडियम कहने को हर स्कूल पे लिखा रहता है इंग्लिश मीडियम, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो शेरवुड एकेडमी या डून एकेडमी जिसका पूरा सिलेबस हमें पता है, उसका जो कोर्स कंटेंट है वो यहाँ पर पढ़ाया जाए और उसी तरह से पढ़ाया जाए। जो दून में जा कर के लोग नैनीताल में जाके पढ़ाते हैं, वो शिक्षा हम लोग देने का पूरा प्रयास करते हैं। और शायद यही वजह है कि इस एकांत में बहुत बड़ा हमारा परिसर नहीं है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं बचती है और हमें बहुत लोगों को मतलब जुलाई में मना करना पड़ता है। लेकिन जो लेते उतने ही हैं कि अगर 40 सीट है तो हम कोशिश करते हैं कि 42 या 45 न हो, ताकि टीचर उनके काम को देख सके, ध्यान दे सके और एक एक बच्चे को सुधार कर सके। यही शायद निजी विद्यालयों की सफलता का रहस्य है। सर, आपका कहना है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। पूरे संसार के विकास की कथा शिक्षा पर ही आधारित है। ह्यूमन इवोल्यूशन हम बहुत पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी हम क्लास लेते हैं कुछ बच्चों का अपने इस पे, और हम इसमें वो स्लाइड्स दिखाते हैं जो शायद बच्चे अपने मोबाइल में कभी वो कुछ और देखते हैं, लेकिन यहाँ हम एक उनको चस्का देते हैं बड़े बच्चों को कि वो और कुछ ना देखें, जो हम दिखा रहे हैं उसके आगे और वो ढूंढें। ह्यूमन इवोल्यूशन, जियोग्राफिकल इवेंट्स, कोलंबस कब आया, वास्को डिगामा किधर से आया, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, कहाँ कौन सा छोटा द्वीप है, बड़ा है। जैसे हम बता रहे थे कि गिलहरी कहाँ रहती है, हम सब देखते हैं, लेकिन ये IAS का पेपर हमारे सामने रहता है हर साल का, और ये अभी ताज़ा IAS का पेपर है। ये बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं इसको, एक बड़ा ही कॉमन सा वो होता है। इसके अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो वो सारे प्रश्न होते हैं कि मध्यकालीन गुजरात में, यानी गुजरात के मिडिल पीरियड में, इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। दीव है ना, दीव दमन द्वीप को एक शासक ने दे दिया। 4 नाम है, अहमद शाह, महमूद बेहड़ा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। अब इन 4 में एक को ठीक करना है। जिस बच्चे ने इतिहास को ठीक से पढ़ा है वो बच्चा इसको 1 सेकंड में ठीक करेगा। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। और ऐसे ही लगभग कुल सवाल अगर आप देखेंगे तो IAS के पेपर में होते हैं आपके 100 सवाल एक पेपर में। ये हम 99 पे हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस को अगर बच्चे ने बचपन से ठीक से पढ़ा, पुडुचेरी के बारे में, पांडिचेरी में क्या है, भारत में जैव विविधता क्या है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये पेपर होता है। कोई भी बच्चा आसानी से अंग्रेजी नहीं समझ रहा है तो हिंदी समझ ले, हिंदी नहीं समझ रहा है अंग्रेजी से मिला ले, इसको कर सकता है और IAS बन सकता है। IAS किसी अलग सांचे में नहीं ढले होते हैं। और हम आपको आंकड़ा बता दें, IAS और PCS के रिजल्ट में हम हर साल स्टडी करते हैं, 60% बच्चे गरीब मध्यम परिवारों से आते हैं जिनकी की चेतना बहुत जगी होती है, IQ लेवल। वो अपने अगल बगल पेड़ पौधे, ये ग्लोब है, जैसे बच्चे ने जो मैप बनाया वो कमाल का काम है। मतलब वो अद्भुत कार्य है। ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते इंटर BA MA हो जाता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता है कि गुजरात बाईं तरफ है या वेस्ट बंगाल दाहिनी तरफ है। ये नहीं पता होता, सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज कहाँ डूबता है। ये हम पढ़ाते हैं अपने हर हायर क्लास में। इसकी हम स्पेशल क्लासेस चलवाते हैं। टीचर इसमें से 6th वाला टीचर इसमें 20 सवाल ले जाएगा छांट के, जो उनके कोर्स से मैच करता है, और बताएगा कि जो तुम ये पढ़ रहे हो, ये जब बड़े होगे, ग्रेजुएशन करोगे, IAS की परीक्षा दोगे, ऐसे सवाल आएंगे। बच्चे को जब वो 20 सवाल समझ में आ जाते हैं तो 2000 सवाल वो अपने आप पढ़ लेता है, और ग्रेजुएशन तक जाते जाते वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ लेता है। चैनल के माध्यम से आपका इंटरव्यू हो रहा है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के विषय में सर? देखिए, सत्य शोधक न्यूज, नेशनल न्यूज़ चैनल आपका है, और आपकी पैनी निगाह शिक्षा के इस बारीक क्षेत्र में आ रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मीडिया की स्थिति भी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो बड़ा प्रश्न चिन्हों में घिरा हुआ है आजकल। मसालेदार खबरें, ऐसी खबरें,
ज्ञान पर जैसे गार्जियन भी जब ये प्रोजेक्ट देखता है तो बड़ा भारी होता है इतने समय तक देखना, लेकिन यही सच है जो उसके बच्चे को कुंदन बनाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हर अभिभावक अपने बच्चे पर सिर्फ थोड़ा वक्त दे यह पूछने का कि तुमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं समझ में आया। हम एक कहें तो मैं एक IIM के प्रोफेसर यहाँ आए थे चीफ गेस्ट होकर, उन्होंने एक घटना सुनाई थी। वो घटना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हम अपने एनुअल फंक्शन में ज़रूर सुनाते हैं कि माता पिता अक्सर अपनी परेशानियों में परेशान रहते हैं, घर पे जाते हैं तो माँ तो फिर भी सुन लेती है, पिताजी अक्सर उसको डांट देते हैं। बच्चा जाता है, आज मैडम ने कहा है कि वो किताब खरीद के लाओ। तुम्हारी मैडम रोज़ किताबें ही खरीदने कहती हैं, पेंसिल मांगती हैं, रबर मांगती है, कटर, क्या दुकान खोल रखा है, मतलब उसको बुरी तरह से झड़क देते हैं। एक बच्चा एक मैप सादा लेकर के गया, नक्शा, अपने पिताजी से कहा पिताजी हमें एक काम मिला है, इसमें हमको दिल्ली, लखनऊ और ये जगहें बतानी हैं। आप तो पापा बहुत बड़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, आप हमें बता दीजिए, हम निशान लगा दें, नहीं तो कल स्कूल में हमें दंड मिलेगा। पिताजी अपने गुस्से में थे जिस भी वजह से, जैसा कि हर रोज़ रहते हैं, और उन्होंने उठाया उस नक्शे को, यूँ पकड़ा, 4-5 टुकड़े करके फेंक दिया। कहा ये अपनी मैडम को ले जाना और कहना कि तुम्हारे बाप के पास यही काम नहीं है बैठ करके, वो किस लिए हम उसको फीस देते हैं, सारा काम भेज देती है घर पे, और अब तुम बड़े काबिल हो, इतने साल से पढ़ रहे हो, तो ज़रा ये नक्शा जोड़ के दिखाओ। बच्चा उठा और रोता हुआ और उसने नक्शे को जोड़ दिया। पिताजी अवाक रह गए, कहे ये काम तो मैं भी ना कर पाता, तुमने कैसे कर लिया। कहा पिताजी नक्शे के पीछे एक मनुष्य का चेहरा बना हुआ था, मेरे वो तो समझ में आ रहा था कि पीछे एक आदमी का चेहरा, लेकिन ये नक्शा नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें दिल्ली कहाँ, लखनऊ, जो मैं आपसे पूछने आया था। जब आपने कहा जोड़ दो तो मैंने आदमी के चेहरे को जोड़ दिया और आपका नक्शा दोबारा तैयार हो गया। अब मुझे आप बता दीजिए कि दिल्ली कहाँ है। ये घटना ये बताती है कि हम अपने गुस्से, नाराज़गी को, पढ़ाई को, हम ये स्कूल एक बोझ नहीं है जहाँ हम बोझ उतार देते हैं। स्कूल हमारा एक सहयोगी कंपोनेंट है। हाथ की तालियों में एक ताली है विद्यालय और एक है माता पिता, जो पूछ लें तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हो सकता है बच्चे के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है स्कूल में, आप सुनेंगे ही नहीं तो बच्चा कैसे बताएगा। और टीचर से भी आकर के आप मिलें, टीचर आपको बहुत सी बातें बताएगा जो आपको नहीं पता होंगी। शिकायत के लिए नहीं बताएगा, इसलिए बताएगा कि आप उसको जानें और अपने बच्चे पर थोड़ा सा और ध्यान दें। ध्यान तो हर माता पिता देते, यही मेरा संदेश है।